हेलो दोस्तों, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस पेपर का एमसीक्यू, जो कि टॉपिक वाइज है, कह सकते हैं चैप्टर वाइज है, और ये क्या है, हिंदी में है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो ये क्या है? एडम स्मिथ। राइट आंसर इज द एडम स्मिथ, ऑप्शन फर्स्ट, एडम स्मिथ है। और द सेकंड क्वेश्चन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कहीं कहीं इस बुक में सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन भी लिख के आता है, यानी करेगा राष्ट्रों के धन के स्वरूप में कारणों की खोज, पुस्तक के लेखक, यानी इसके भी कौन है लेखक? तो एडम स्मिथ ही है। राइट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है। किस अर्थशास्त्री की परिभाषा से यह भाव निकलता है? ये कौन अर्थशास्त्री? रॉबिन्स है। ठीक है, कौन सा? रॉबिन्स है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। व्यष्टि विश्लेषण में बताना कि व्यष्टि विश्लेषण एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा है। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर अध्ययन होता है, यानी स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर अध्ययन होता है। व्यष्टिपरक विश्लेषण को क्या कहा जाता है? कुछ बता सकते हैं आप? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यष्टिपरक विश्लेषण को कीमत सिद्धांत बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता है? तो एक अर्थव्यवस्था का संतुलन जो होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता है। ऑप्शन 4 यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों से कौन सा उपयुक्त है? भाई बताना है उपयुक्त कथन कौन सा है। कह रहे व्यष्टिपरक विश्लेषण आर्थिक संतुलन विश्लेषण से संबंधित। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, व्यष्टिपरक विश्लेषण आर्थिक संतुलन विश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। उपयोगिता किस प्रकार की होती है? भाई यूटिलिटी बताना है किस प्रकार की होती है। केवल हानिकारक होती है, केवल लाभदायक होती है, ए और बी दोनों होती है। तो उपयोगिता भाई ए और बी दोनों, दैट मीन्स हानिकारक भी होती है और लाभदायक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। जब कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है तो वह दर कहलाती है। टोटल यूटिलिटी में जब चेंजेस आएंगे तो वह दर क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड यानी सीमांत उपयोगिता, क्योंकि एन एडिशनल यूनिट की बात किया जा रहा है। तो क्या होता है? ये सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमानित संतुष्टि किस पर निर्भर करती है? बताना भाई अनुमानित जो संतुष्टि है किस पर निर्भर करती है? तो उपभोग की तीव्रता पर, स्पीड ऑफ कंजम्पशन कह सकते हैं, उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता का संबंध है। तो भाई उपयोगिता किससे संबंध है? तो उपयोग वस्तु, जो उपभोग वस्तु है यानी जो कंजम्पशन गुड्स है उससे उपभोक्ता का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। कुल उपयोगिता उस समय अधिकतम होगी जब किस सीमांत उपयोगिता? भाई बताना है टोटल जो टोटल यूटिलिटी है कब मैक्सिमम होगी? तो भाई जहाँ पे सीमांत एक तरह से कह सकते हैं शून्य हो जाती है, वहीं पर ये मैक्सिमम होती है। आप लोगों ने एक ग्राफ देखा होगा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो ये जो बनता है यहाँ पे, ये जो पॉइंट होता है ये 0 हो जाता है और यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाता है। तो जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा वहीं पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। उपयोगिता की गणना का आधार क्या है? आधार बताना है यहाँ पे। तो इस उपयोगिता गणना का आधार है हमारे पास वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत। बिल्कुल सही है, वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता गणना का आधार है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को कहते हैं, जो परिवर्तन की दर है उसको क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। कुल उपयोगिता वक्र, तो ये क्या होता है? प्रारंभ से उठता और पश्चात नीचे गिरता हुआ, यानी जो टोटल यूटिलिटी का भी डायग्राम बना था ये, स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन मैक्सिमम, देन डिक्रीजिंग होता है। ये क्या होता है? प्रारंभ से उठता है और पश्चात नीचे गिरता है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण किसने दिया? जो गणनावाचक दृष्टिकोण था वो किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 किसने दिया था? ये
सॉरी, राइट आंसर लिखा था ऑप्शन सेकेंड, किसने दिया था? मार्शल ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया था ये? एक्स ने। किसने? एक्स ने। 18 क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने हीरे पानी के विरोधाभास से क्या स्पष्ट किया है? जो हीरे और पानी का विरोधाभास है उससे क्या स्पष्ट किया है? उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है, ठीक है। यूटिलिटी का संबंध क्या है? सप्लाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उपयोगिता वृद्धि की रीतियाँ हैं। समय का परिवर्तन है, ज्ञान परिवर्तन है, रूप परिवर्तन है, मतलब ये क्या है? तीनों के तीनों है। दैट मीन्स राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये सभी क्या है? उपयोगिता वृद्धि की रीतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, फिर सीमांत उपयोगिता घटेगी यदि, वही मार्जिनल यूटिलिटी बताना है भाई, घटेगी कब घटेगी, ये सिचुएशन बताना है। तो जब जब उपभोग बढ़ेगा क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होगी? घटेगी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता होती है मैक्सिमम होगा। जब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी, शून्य दैट मीन्स जीरो होगी, तो क्या होगा? हमारा कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता हमारा एक तरह से मैक्सिमम हो जाएगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है तो कुल उपयोगिता मैक्सिमम। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, समझ लीजिए कि तरह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होता है तो भाई टोटल यूटिलिटी क्या होता है? वो हमेशा मैक्सिमम में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में न्यूनतम दिया हुआ, सामान्य दिया, एक इकाई दिया हुआ और शून्य दिया होता है। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्स होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, क्या होगा? मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 22, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है। तो कुल उपयोगिता की सिचुएशन क्या होती है भाई? वो क्या होती है? घटती है। कुल उपयोगिता क्या होगी? घटेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं की वैकल्पिक इकाई की परस्पर विनिमय दर होती है। जो दो वस्तुएं होते हैं उसकी वैकल्पिक इकाई की परस्पर विनिमय दर क्या होता है? सीमांत प्रतिस्पर्धन दर होता है। क्या होता है? सीमांत प्रतिस्पर्धन दर होता है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, धनात्मक रहती है सॉरी, किंतु घटती हुई दिशा में, तो कुल उपयोगिता बतानी है। कह रहे सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्या धनात्मक रहती है किंतु घटती हुई दिशा में रहती है, तो कुल उपयोगिता क्या होती है? घटती दर से बढ़ती है, बढ़ती दर से बढ़ती है, स्थिर दर से बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं होती है। हमें ये बताना है क्या होती है? घटती दर से बढ़ती है इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्यतः उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जैसे उपयोग में वृद्धि होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ये क्या होगी? घटेगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? हमारी घटती है। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम के प्रतिपादक थे। सीमांत जो तुष्टि गुण ह्रास नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके प्रतिपादक पूछ रहा है, ये कौन थे? ये थे हमारे गैसन थे। कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, गैसन। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक वस्तु की 10 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 240 तथा 11 इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता 320 है, तो 11 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता बताना। तो इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे शेड्यूल बना के, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, सीमांत तुष्टिगुण कितने प्रकार के होते हैं? सीमांत तुष्टिगुण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सीमांत तुष्टिगुण हो सकता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, फिर सभी हो सकता है। तो हमें ये बताना है, तो ये क्या हो सकता है? सभी हो सकता है। शून्य सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या होती है? जो शून्य सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या होती है? पूर्ण संतुष्टि की। क्या होती है? पूर्ण संतुष्टि की। और क्वेश्चन नंबर 31, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक कब होती है? तो ये ऋणात्मक कब होती है? जब उपभोक्ता की असंतुष्टि प्राप्त हो। भाई नेगेटिव कब होने लगेगा? जब क्या होगी? असंतुष्टि प्राप्त होगा तो ये नेगेटिव होने लगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को कहा जाता है। जो सम सीमांत है उसकी उपयोगिता के नियम को क्या कहता है? गैसन का द्वितीय नियम। ठीक है, गैसन का द्वितीय नियम। औसत तुष्टि गुण बराबर होता है। औसत तुष्टि गुण किसके बराबर होता है? होता है कुल तुष्टि गुण अपन कुल
उपभोग की गई वस्तुओं की कीमत के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है ये? कुल तुष्टिगुण अपान उपभोग की गई इकाइयों की संख्या, सॉरी हाँ कीमत नहीं, इकाइयों की संख्या। ऑप्शन सी विल द राइट आंसर। क्या होगा? कुल इकाइयों की संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी है? भाई उपभोक्ता की जो पूर्ण तृप्ति की स्थिति है हमें वो बताना है। कहते शून्य सीमांत उपयोगिता, यानी एक तरह से जहाँ शून्य सीमांत होगा मार्जिनल यूटिलिटी वहीं पर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होगा। तो शून्य सीमांत उपयोगिता ही क्या है? उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति है, वहाँ पे उनका सेटिस्फेक्शन एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। उदासीनता वक्र की मान्यता के आधार पर व्यक्ति अपनी सीमित आय से क्या अधिकतम प्राप्त करना चाहता है? तो क्या वो अधिकतम प्राप्त करना चाहता है? एक तरह से संतुष्टि। मैक्सिमम क्या प्राप्त करना चाहता है? संतुष्टि, यानी जो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उदासीनता वक्र किस ओर की तरफ झुके हुए होते हैं? जो उदासीनता वक्र कह सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व होते हैं, क्या होते हैं हमारे? किस ओर झुके होते हैं ये हमें बताना है। क्या होते हैं? दाईं ओर। ठीक है, राइट साइड क्या होता है? झुका होता है, ये दाईं ओर झुके होते हैं। 37, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो उसका उपभोक्ता के संतुलन पर हमें बताना है क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ने के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे सिर्फ प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता के संतुलन पर क्या पड़ता है? भाई यहाँ पे यही आंसर ही होगा हमारा, क्या इसके प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव के साथ साथ इसके अलावा कुछ और भी दिया हुआ है, बट इसमें क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 और 38, 39, 40 ये हमारा फर्स्ट पार्ट का 40 क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट 2 और 3 पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। यानी एक तरह से हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का MCQs है और लगभग 150 क्वेश्चन है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 को हम देखते हैं। फिर उदासीनता वक्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमें बताना है, इंडिफरेंस कर्व को कह सकते हैं कि किस नाम से जाना जाता है। 38 है हमारा, एक तरह से तटस्थ वक्र बोलते हैं। क्या? तटस्थता वक्र बोलते हैं। 39, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण पूरक है, क्या है? पूर्ण पूरक, तो उसकी उदासीनता वक्र होगी। अगर जब वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण पूरक होती है तो उसका उदासीनता वक्र क्या होता है? एल आकार का होता है। क्या होता है? एल आकार का होता है। दिख नहीं रहा ऑप्शन में, फिर से पेन चला दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये रहा ऑप्शन थर्ड, एल आकार का। नाउ द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट, क्वेश्चन नंबर 40। एक उपभोक्ता 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड का उपभोग करता है तो उसकी साम्य स्थिति बतानी है। इसकी क्या होनी? एक तरह से साम्य स्थिति क्या है वो हमें बतानी है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, यानी MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन PX, यानी प्राइस ऑफ x बताना इजकल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y इजकल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z इजकल्स अपॉन प्राइस ऑफ z। राइट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। ये पार्ट हमारे यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। हाँ, जिन भी दोस्तों को मेरे अगर इंग्लिश में MCQ चाहिए चैप्टर वाइज तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएँ इसके MCQs इंग्लिश में। ओके, धन्यवाद।